हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग, जो अक्सर अतिथि व्याख्याता और यूजीसी नेट सेट में पूछे जाते हैं। तो हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट और दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। तो यहाँ पर जो हमारे जो प्राचीन भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। और हिंदी जो है, हम जिसे हम बोलते हैं आधुनिक युग में, उसका जो मातृ कहा जाता है वो संस्कृत ही कहा जाता है। यहाँ पर संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का ही विशिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ। एक भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई, और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, मांग आदि की रचनाएं हुई। देखिए, मतलब जितने भी प्राचीन कवि हुए वो संस्कृत भाषा के थे, जिसमें वाल्मीकि और व्यास और कालिदास, ये सभी क्या हैं? संस्कृत भाषा के प्रमुख कवि थे। जैसे कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सभी किस भाषा में हैं? संस्कृत भाषा में। किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से अभिमत किया जा सकता है। मतलब उस समय कौन सी भाषा प्रचलित हो चुकी थी? संस्कृत के साथ साथ पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। और जैसे 500 ईसा पूर्व होते होते संस्कृत की भाषा जो है थोड़ी सी बदली, और वो क्या हो गया? पाली। इसका काल 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक माना जाता है। मतलब 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह संस्कृत मतलब बोलचाल की आम भाषा थी, जो पाली थी बौद्ध काल में। मतलब बौद्ध ग्रंथ जितने इस भाषा में लिखी गई थी, पाली भाषा में, जैसे कि विनय पिटक, सूत्र पिटक, ये बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं, जो किस भाषा में लिखे? पाली। उसके बाद इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई: पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और विकसित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृत में हो। मतलब पाली जो है 500 ईस्वी से ले तक क्या हो गई? 500 ईस्वी तक प्राकृत थोड़ी सी बदल गई प्राकृत के रूप में, जिसे हम लोग प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं, जिनमें मुख्य सौरसेनी, पैसाची, ब्रांचाड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख थी। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। मतलब प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें ये जितने भी देख रहे हैं हम लोग, सौरसेनी, पैसाची, ब्रांचाड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, क्या है? अपभ्रंश है, जो प्राकृत का बदला हुआ रूप भाषा है। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा के रूप में मिलते हैं। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर सौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आते हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। वैसे ही पैसाची में लहंदा और पंजाबी, ब्रांचड़ में सिंधी। और अर्धमागधी अपभ्रंश के यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश में यहाँ पर आगे बताऊंगा।
आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के दो भाग हुए थे, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। यहाँ से मैं दिखाता हूँ तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। इधर आते जाइए, ये देखिए, ये सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के दो भाग हुए, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में उनकी जो बोलियाँ बोली हुए उपभाषा, पश्चिमी हिंदी की उपबोली कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्खनी। और उसके बाद ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी। ये है पश्चिमी हिंदी की उपबोलियाँ। और उसके बाद आता राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। अब इधर अर्धमागधी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश है, उसके भाषा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद मागधी। मागधी की जो भाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की जो बोली है भोजपुरी, मगही और मैथिली। इधर देखते हैं हम लोग आगे, पीछे आते हैं यहाँ। हाँ, अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। हरियाणवी। हरियाणवी जो है हरियाणा क्षेत्रों में बोली जाती है, जो सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी की जो है बोली है। हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है ना, जैसे कि ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जाते जाएंगे। देखिए, खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी रूप से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। मतलब जैसे कि गुड़गांव, हिसार, रोहतक, ये सभी क्या हैं, हरियाणा क्षेत्र हैं। हरियाणी, सोनीपत, पानीपत, ये जितने भी यहाँ इस क्षेत्रों में हरियाणी बोली जाती है, जो एकदम। बुंदेली। उसके बाद आता है बुंदेली। बुंदेलो राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भागों को बुंदेलखंड कहते हैं। वही की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाती है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, यहाँ से ये बता रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से इन क्षेत्रों में बोली जाती है बुंदेली तथा आसपास के क्षेत्र में है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। बुंदेली भाषा में जो लोक साहित्य हुए काफ़ी हैं, जिसमें ईश्वरी के बड़े प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कथा आल्हा खंड जो जगनीक द्वारा रचा गया है। जगनीक जो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उनके द्वारा आदिकाल के उनके द्वारा एक रचना है आल्हा खंड। उनके जो आल्हा खंड है वह इसी भाषा में लिखा गया था, बुंदेली भाषा में। यहाँ पर बोल रहा है ना, जिसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला। मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई थी, ठीक है, जो बुंदेलखंड की बोली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कन्नौजी। इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कन्नौजी पड़ा है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर,
कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह ब्रजभाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। तो कन्नौजी बोली जो कि कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये एक कन्नौजी, जहाँ फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत इस क्षेत्रों में कन्नौजी बोली जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सी बोली किन क्षेत्रों की है करके, सही जोड़ी में, मिलान वालों में, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम अवधी। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधी शब्द बना है। इसके उद्भव के संबंध विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इससे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते हैं। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, यहाँ पर मैं क्षेत्रों को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये, और यहाँ से यहाँ अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इन क्षेत्रों में अवधी भाषा मतलब अवधी बोली जाती हैं। और उसके बाद जो हिंदी साहित्य में इस बोली के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए उनका मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह आदि। मलिक मोहम्मद जायसी के जो भक्ति काल के संत सूफी धारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनकी एक रचना पद्मावत इसी अवधी भाषा में लिखी गई है। और भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना किया है वो भी कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में, अवधी बोली में, ठीक है। बघेली, उसके बाद आता है बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास के इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। तो यहाँ पर बघेली बोली कहाँ बोली जाती है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक दक्षिणी अवधी कहते हैं इसको। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर इसके आसपास के क्षेत्रों में। अधिकतर बघेली बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है, जैसे कि शहडोल, सतना, मैहर के आसपास। सागर, दमोह यहाँ पर दिया नहीं है। अब आता है छत्तीसगढ़ी बोली छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली है। जहाँ मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, राजनांदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य अधिक है। अब आता है पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी के यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोली जाती है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं, मतलब पश्चिमी क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है ना। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीरा के पद इसी भाषा में है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के भक्ति काल के जो हमारे प्रसिद्ध कवित्री रहे हैं मीराबाई, उनकी जो रचनाएं हैं वो मारवाड़ी भाषा में, ठीक है। अब आता है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थान में
इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और मेव जाति इसके प्रमुख इलाके मेवात, मतलब यह मेवाती भी कहते हैं, मेवात के नाम पर मेवाती। इसकी एक मिश्रित बोली और अहिरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जो उत्तरी राजस्थानी है वह उसे मेवाती के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसकी जो भाषा है उपभाषा वो क्या है, राजस्थानी हिंदी। और इसकी जो अपभ्रंश है वह क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश। अब आता है पूर्वी राजस्थानी। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है। इसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। केवल लोक साहित्य है, मतलब इसका भी क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश हुआ है राजस्थानी हिंदी का, जो पूर्वी राजस्थानी, जिसे हम कहा करते हैं जयपुरी या ढूंढाड़ी। अब आता है दक्षिणी राजस्थानी मालवी, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इनके आसपास इसका क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य हैं। तो दक्षिणी राजस्थानी को हम किस नाम से जानते हैं, मालवी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आते हैं पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास इसका क्षेत्र है। सौरसेनी अपभ्रंश से ही इसका विकास हुआ है। मध्यवर्ती पहाड़ी में सौरसेनी अपभ्रंश से भी इस बोली का विकास हुआ, जिसको गढ़वाल, कुमाऊं आदि के आसपास क्षेत्रों में इसको बोली जाती है। यह गढ़वाली या कुमाऊनी कहलाती। इसकी दो बोलियां हैं। भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम पड़ा है, भोजपुरी पड़ा। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, होशंगाबाद, चंपारण, सारण तथा सारांश के आसपास के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। इसके इस क्षेत्रों में प्रमुख जो कवि होते भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद आदि। ठीक है ना। तो भोजपुरी बोली का बिहारी हिंदी की बोली मैंने बताया था, भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके बाद आता है मगही। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगहा पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। इधर हमारे काम का नहीं है दोस्तों, तो इधर आ जाइए। इसका मैं जो डायग्राम है उसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ इधर। फिर इसके आगे का जो क्लास रहेगा उसको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है ना। ये इधर, हाँ ये इसको नोट कर लेना दोस्तों। इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी की जो उप बोलियाँ हैं, खड़ी बोली जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रज भाषा बोली। उसके बाद हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी का हम बांगरू के नाम से जानते हैं।
और बुंदेली कन्नौजी। उसके बाद आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की जो उपबोली हैं पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। उसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी। तो शौर्सनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की जो बोली हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, याद रखना दोस्तों। उसके उसी में गुजराती भी आती है, गुजराती भाषा। फिर आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी की जो उपबोली है उसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आता है मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आता है। बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके बाद इसी बिहारी हिंदी में आता है दोस्तों बंगला, उड़िया और असमिया। मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी के अंतर्गत बांग्ला, उड़िया और असमिया। फिर आता है पैसाची में आता है लहंदा, पंजाबी, और ब्राह्मण में आता है सिंधी, और महाराष्ट्री में आता है मराठी। तो इस तरह से ये क्लास है दोस्तों। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इसका आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तों। धन्यवाद।